क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस समझी जाने वाली करेंसी का नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन के हवाले से आए रोज़ बेशुमार खबरें गर्दिश करती रहती हैं और बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आती रहती हैं। हाल ही में बिटकॉइन जब $60,000 को क्रॉस किया बिटकॉइन ने, और उसके बाद जब इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई तो इस कॉइन के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। नो डाउट कि अभी भी बिटकॉइन एक फेमस करेंसी समझी जाती है, लेकिन क्या अभी तक बिटकॉइन की वही सिग्निफिकेंस अपनी असल हालत में मौजूद है कि नहीं, तो इसका जवाब देना मुश्किल है। मेरे पास इस वीडियो में कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जिसके हवाले से मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिटकॉइन, और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि क्या कोई भी गवर्नमेंट बिटकॉइन को अपने मुल्क के अंदर एज ए करेंसी इस्तेमाल कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कौन से फैक्टर्स को उसको देखना चाहिए और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। अभी हाल ही में साउथ अमेरिका के एक मुल्क एल सल्वाडोर के जो डिसीजन के बाद देखा गया कि उस मुल्क के अंदर बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर करार दे दिया गया है, और इस लीगल टेंडर करार देने के बाद कौन सी मुश्किलात उस मुल्क को सामना करना पड़ सकता है, और दूसरे ममालिक अगर वो सोच रहे हैं कि वो बिटकॉइन को अपने मुल्क के अंदर एज ए करेंसी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो दोस्तों उस करेंसी का बैकग्राउंड चेक होता है, यानी उस करेंसी के पीछे कौन से लोग मौजूद हैं, वो करेंसी कौन से मुल्क के अंदर बेस कर रही है, सबसे पहले ये देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज एनर्जी कंजम्पशन, यानी उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसको माइन करने के हवाले से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम कंज्यूम होगी उस करेंसी को उतना बेहतर माना जाएगा। इस हवाले से दोस्तों बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जब उसकी माइनिंग की जाती है, और ये अंदाजे लगाए जा चुके हैं बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन को लेकर के बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ममालिक की जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। शुरू की रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अब यहाँ तक कि स्वीडन की टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है, जितना उनका यूजेस है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, और वर्ल्ड बैंक ने भी इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करार नहीं दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 19 मिलियन जाउल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है $1 का बिटकॉइन माइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल एंड सिक्योर। अगर कोई करेंसी जितनी ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट्स भी उतने पॉजिटिव आ सकेंगे, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा देखना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन एक स्टेबल करेंसी नहीं है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जितना शफलिंग होती है और एकदम वो कभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है और एकदम कभी प्राइस बहुत नीचे गिर जाती है, तो ये शो करता है कि बिटकॉइन एक अनस्टेबल करेंसी है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी के हवाले से और बेशुमार ऐसी करेंसीज मौजूद हैं जो कि स्टेबल हैं। मिसाल के तौर पर एक टेथर एक कॉइन मौजूद है जिसकी प्राइस बिल्कुल फिक्स्ड है, $1 इज इक्वल टू 1 टेथर कॉइन, यानी उसकी प्राइस कभी भी $1 से ऊपर नीचे नहीं जाती। चौथा पॉइंट दोस्तों ऑडिटिंग के हवाले से होता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ऑडिटिंग अगर की गई है और वो किस इंस्टीट्यूट की जानिब से की गई है, क्या उसको ऑडिटिंग के बाद एक स्टेबल करेंसी या एक इसको पॉजिटिव करेंसी करार दिया गया है या नहीं दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ईथरलाइट के केस में दोस्तों इसकी ऑडिटिंग की गई है और बहुत ही एक वेल रिप्यूटेड फर्म है जिसका नाम टेकरेट एंड हैकन है। इनकी जानिब से इस करेंसी को जो है वो एक स्टेबल और एक बेहतरीन करेंसी करार दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट अफोर्डेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी पब्लिक है, अगर उसके लिए हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर करा देते हैं तो वो पब्लिक उसको अफोर्ड भी कर सकती है या नहीं। इसकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वही स्टेबिलिटी की बात आ जाती है कि क्या इसकी जो प्राइस है वो अपनी जगह पर ज़्यादा देर के लिए स्टेबल रहती है या नहीं। यानी अगर बिटकॉइन अगर ख़रीदे जाते हैं और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिर जाती है तो लोगों के पैसे तो डूब जाएंगे इस तरीके से, और लोग बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के अंदर कभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जब कॉइन्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो क्या उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और क्या डिले टाइम होता है। इन द केस ऑफ द बिटकॉइन ये बहुत ज़्यादा फ़ी इसकी मुकर्रर की जाती है, क्योंकि एज यू नो
कि बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल मैथमेटिकल क्वेश्चंस या इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, और उसके अलावा डिले टाइम बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और इस वजह से बिटकॉइन की जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आम पब्लिक का इसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एल सल्वाडोर के अंदर जब बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर करार दिया गया, तो बिटकॉइन के इस प्रॉब्लम को, जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्ट्राइक बेस्ड बिटकॉइन वॉलेट ऐप का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर एक अलग से ब्लॉकचेन अप्लाई करने के बाद इसका डिले टाइम भी कम कर दिया जाएगा और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। तो आखिर पर दोस्तों समरी ये निकल कर आती है कि बिटकॉइन अब उस लेवल की करेंसी नहीं रही जिस लेवल की करेंसी स्टार्टिंग के अंदर मौजूद थी। अब बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छे लेवल की करेंसीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, उससे बेहतर करेंसीज आ चुकी हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है एज ए लीगल टेंडर, या कोई भी कंट्री उसको इस्तेमाल कर सकता है, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतरीन है एज कम्पेयर टू द बिटकॉइन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे बिटकॉइन के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं अजहर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल के जरिए से मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।